ये है विक्रम, जो अपने गांव का एक बहुत धनी और सम्मानित आदमी है। आज वो अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए गांव से बाहर जा रहा है। लेकिन रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक गरीब और बेहद दुखी आदमी पर पड़ती है। क्षमा करे मालिक, मैं ठीक हूँ। आप कृपया आगे बढ़ जाइए। मुझे माफ करें कि मैंने आपका रास्ता रोका। बेटा, अगर सच में ठीक होते तो इस तपती दोपहर में अकेले सड़क किनारे बैठकर इस तरह आंसू ना बहा रहे होते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं इस उम्र में। तुम्हारी आंखों का दर्द झूठा नहीं है। बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन ने कुछ पल विक्रम की आंखों में देखा। उस अजनबी की आवाज में जो अपनापन और सच्चाई थी, वो उसे बरसों से कहीं नहीं मिली थी। जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं मधुपुर गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ से बस कुछ कोस दूर। मधुपुर? हाँ, जानता हूँ वह गांव। सुना है वहाँ इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई। अर्जुन, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है। अगर तुम मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैं वादा करता हूं तुम्हारी बात यही रहेगी। मालिक, आप नहीं जानते पिछले कुछ महीनों में मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ है। कभी सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि मैं सड़क किनारे बैठकर रोने पर मजबूर हो जाऊंगा। 3 महीने पहले मधुपुर गांव के छोर पर एक टूटी फूटी लेकिन साफ सुथरी झोपड़ी में अर्जुन और उसकी पत्नी राधा रहते थे। झोपड़ी की दीवारें मिट्टी की थी, छत पर फूस बिछी थी और अंदर बस एक चूल्हा, 2 मिट्टी के बर्तन और एक पुरानी खाट। सुख सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। आज खेत में धान की बालियां बड़ी अच्छी लग रही थी ना अर्जुन? मुझे तो लगता है इस बार भगवान हम पर मेहरबान होने वाले हैं। हाँ राधा, अगर बारिश समय पर हुई, अगर टिड्डियों ने फसल ना चटकी और अगर महाजन ने इस बार ज्यादा ब्याज ना मांगा, तो शायद हम कुछ अनाज बेचकर इस झोपड़ी की छत भी ठीक करवा ले और तुम्हारे लिए एक नई साड़ी भी खरीद लूं। मुझे साड़ी नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। दोनों हंस पड़े। उस पल गरीबी भी उनके प्रेम के आगे छोटी लगती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद एक रात राधा को अचानक तेज बुखार चढ़ गया। शुरू में लगा कि शायद मौसम बदलने से हुई साधारण बीमारी है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। अर्जुन, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि... ऐसा कुछ मत सोचो राधा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। अर्जुन उसी रात गांव के वैद्य के पास दौड़ा गया। बुखार साधारण नहीं है अर्जुन। शरीर में कमजोरी बहुत बढ़ गई है। इसे कुछ खास जड़ी बूटियां और दवाइयां चाहिए जो महंगी है। बिना उचित इलाज के हालत और बिगड़ सकती है। वैद्य जी, मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। कृपया कुछ रास्ता बताइए। लेकिन वैद्य के पास मजबूरी थी। बिना दाम चुकाए दवा देना उसके लिए भी संभव नहीं था। और अगले ही दिन गांव के महाजन के पास पहुंचा। महाजन जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। कृपया मुझे कुछ कर्ज दे दीजिए। मैं फसलाते ही सब लौटा दूंगा, वादा करता हूँ। अर्जुन, पहले का उधार ही अभी तक नहीं चुका पाया है तू, और अब और कर्ज मांगने आ गया। यहाँ से जा, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। और आज सुबह ही महाजन ने साफ धमकी दी है कि अगर 3 दिन के भीतर पैसे नहीं चुकाए तो हमारी झोपड़ी भी छीन लेगा। मेरी पत्नी बीमार बिस्तर पर पड़ी है। घर में खाने को अनाज तक नहीं बचा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा मालिक। बस यही सब सोचकर रास्ते में बैठ गया और रो पड़ा। मुझे नहीं पता अब क्या करूं। कुछ देर बिल्कुल चुप खड़े रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और गंभीरता उभर आई थी। अर्जुन, भगवान हर इंसान की परीक्षा लेता है, ये सच है।
पर यह भी उतना ही सच है कि हर मुश्किल के पीछे कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर छुपा होता है, बस उसे पहचानने वाला कोई चाहिए। आज शायद वो रास्ता मैं बन सकूं। मालिक, आपका मतलब? मेरी हवेली में काम करने वाले लोगों की जरूरत है, रामगढ़ में। तुम मेहनती दिखते हो और तुम्हारी आंखों में जो ईमानदारी है वो हर किसी में नहीं होती। अगर तुम चाहो तो अपनी पत्नी को लेकर रामगढ़ आ जाओ। मैं तुम्हें अपने यहाँ काम भी दूंगा, रहने की जगह भी, और तुम्हारी पत्नी के इलाज का पूरा इंतजाम भी करवा दूंगा। मालिक, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने आज मुझे और मेरी राधा को नई जिंदगी दी है। मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। कुछ ही घंटों में रथ रामगढ़ की विशाल हवेली के सामने आकर रुका। हवेली के भव्य द्वार, ऊंची दीवारें, हरे भरे बगीचे और नौकरों की चहल पहल देखकर अर्जुन और राधा दोनों की आंखें फटी रह गईं। ऐसा वैभव उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। अर्जुन, क्या ये सच में हो रहा है? इतने बड़े जमींदार साहब में हम जैसे गरीबों पर इतनी दया की। हाँ राधा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की से ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी एक जोड़ी आंखें। विक्रम का बड़ा बेटा करण। एक अनजान गरीब आदमी को यूं ही घर में जगह दे दी। पिताजी को आखिर हर किसी पर इतना यकीन क्यों आ जाता है? कल को यही आदमी हमारी संपत्ति में हिस्सेदार ना बन बैठे। रामगढ़ की हवेली में सुबह की पहली किरणें आंगन में फैल रही थीं। कई दिन बीत चुके थे अर्जुन और राधा को हवेली में आए हुए। राधा की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर थी। अर्जुन, आज तो मन कर रहा है कि मैं भी कुछ काम करूं। इतने दिन बिस्तर पर पड़े रहना अब अच्छा नहीं लगता। अभी नहीं राधा, वैद्य जी ने कहा है कुछ और दिन आराम करो। तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। मुझे यहाँ काम मिल गया है, बस यही काफी है। राधा ने अर्जुन का हाथ थाम लिया और दोनों की आंखों में एक शांति थी जो कई महीनों बाद लौटी थी। हवेली में अर्जुन का काम था बगीचे और अनाज के भंडार की देखरेख करना। वो हर काम इतनी लगन और ईमानदारी से करता कि कुछ ही दिनों में हवेली के बाकी नौकर भी उसकी तारीफ करने लगे थे। हवेली का पुराना रसोइया गोपाल, जो अपने मजाकिया स्वभाव के लिए जाना जाता था, अर्जुन का अच्छा दोस्त बन गया था। अरे भाई अर्जुन, तुम तो हमसे भी ज्यादा मेहनती निकले। इतनी फुर्ती से काम करते हो कि मालिक साहब भी हैरान रह जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ से नौकरी से ही निकलवा दोगे? नहीं गोपाल भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जिसने हमें इतना बड़ा सहारा दिया, उसका एहसान चुकाने का एक ही तरीका है, पूरी ईमानदारी से काम करना। यही तो बात है तुम्हारी, जो मालिक साहब को भा गई। पर एक बात कहूं अर्जुन, जरा करण बाबू से थोड़ा सावधान रहना। उनका स्वभाव थोड़ा अजीब है। अर्जुन ने चौंक कर गोपाल की ओर देखा, लेकिन गोपाल ने बात को हंसी में टाल दिया और अपने काम में लग गया। अर्जुन के मन में ये बात कहीं गहरे बैठ गई, पर उसने ज्यादा सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना बेहतर समझा। उसी दोपहर हवेली के बड़े दालान में विक्रम अपने बेटे करण के साथ बैठे हिसाब किताब देख रहे थे। करण का ध्यान बही खातों में कम और बार बार खिड़की के बाहर बगीचे में काम कर रहे अर्जुन पर ज्यादा था। करण, इस बार अनाज के भंडार का हिसाब तुमने ठीक से नहीं रखा। पिछले महीने जो अनाज बिका, उसका पूरा लेखा जोखा कहाँ है? पिताजी, इतनी छोटी छोटी बातों में मेरा मन नहीं लगता। ये सब हिसाब किताब तो मुनीम जी संभाल ही लेते हैं। करण, तुम इस हवेली के बड़े बेटे हो। एक दिन ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आनी है। अगर आज से ही तुमने सीखना शुरू नहीं किया तो कल ये सब कैसे संभालोगे? करण ने कोई जवाब नहीं दिया, बस असहज होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर फिर खिड़की से बाहर अर्जुन पर पड़ी, जो पूरी लगन से अनाज की बोरियां व्यवस्थित कर रहा था। पिताजी, आपको नहीं लगता कि आजकल आप उस नए नौकर अर्जुन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं?
पिछले हफ्ते से रोज उसके बारे में पूछते हैं, उसका हालचाल जानते हैं। ऐसा तो अपने पुराने नौकरों के साथ भी नहीं करते। करण, अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार इंसान है। उसने बिना किसी शिकायत के हर काम पूरी निष्ठा से किया है। अगर मैं उसकी सराहना करता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही कहा। करण दालान से बाहर निकल गया, लेकिन उसके भीतर वो जलन अब और गहरी होती जा रही थी। वो बगीचे की ओर चला गया, जहां अर्जुन काम कर रहा था, और कुछ दूर खड़े होकर उसे घूरता रहा। देखते हैं कब तक ये ईमानदारी का नाटक चलता है। शाम होते होते हवेली के आंगन में एक अलग ही रौनक थी। हवेली के नौकर दिन भर के काम के बाद इकट्ठे होकर बैठते, हंसी मजाक करते। गोपाल, जो अपने चुटकुलों के लिए मशहूर था, आज भी सबको हंसा रहा था। अरे भाई सुनो, एक बार की बात है, मैं मालिक साहब के लिए खीर बना रहा था और उसमें नमक की जगह पूरी चीनी की जगह नमक डाल दिया। फिर क्या हुआ गोपाल भाई? मालिक साहब ने क्या कहा? अरे मत पूछो, एक चम्मच खाई और मुंह ऐसा बना जैसे नींबू चाट लिया हो। फिर बोले, गोपाल, आज खीर में कुछ नया प्रयोग किया है क्या? उसके बाद से मैं कभी रसोई में जल्दबाजी नहीं करता। इस हल्के फुल्के माहौल में अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे महीनों बाद उसने सुकून की सांस ली हो। राधा भी पास बैठी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। देखो अर्जुन, कैसे हम दोनों की जिंदगी बदल गई है। कुछ हफ्ते पहले हम भूखे सोते थे और आज। हाँ राधा, भगवान का शुक्र है, और मालिक विक्रम जी का भी, जिन्होंने हमें ये नई जिंदगी दी। तभी हवेली के मुख्य द्वार से विक्रम खुद टहलते हुए वहां आ पहुंचे। नौकरों ने तुरंत खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया, लेकिन विक्रम ने हंसते हुए सबको बैठने का इशारा किया। अरे बैठो बैठो, मैं तो बस टहलने निकला था और तुम सबकी हंसी की आवाज सुनकर यहाँ चला आया। क्या बात हो रही थी? इतनी हंसी मजाक? कुछ नहीं मालिक, बस पुराने किस्से सुना रहा था। अर्जुन, राधा अब कैसी है? तबीयत में सुधार लग रहा है? आपकी कृपा से राधा बिल्कुल ठीक है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। एहसान की बात मत करो अर्जुन। मुझे खुशी है कि तुम दोनों यहाँ खुश हो। बस अपना काम ईमानदारी से करते रहो, यही मेरे लिए काफी है। हर दिन पिताजी इसी की तारीफ करते हैं, जैसे मैं इस घर में हूं ही नहीं। जो भी हो, ये गरीब आदमी हमारे घर में ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। मैं देख लूंगा इसे। रामगढ़ की हवेली उस सुबह किसी और ही दुनिया जैसी लग रही थी। हर खंबे पर आम के पत्तों की बंधनवार, आंगन में रंगोली और चारों ओर फूलों की सुगंध फैली हुई थी। बड़े बड़े शामियाने लगे थे और दूर दूर से मेहमान आने शुरू हो गए थे। आज करण का विवाह होने जा रहा था, पड़ोसी गांव के एक संपन्न और सम्मानित परिवार की बेटी सीमा के साथ। विक्रम पूरे दिन खुद घूम घूम कर तैयारियों का जायजा ले रहे थे। चेहरे पर बेटे की शादी की खुशी साफ झलक रही थी। गोपाल, आज तो हवेली में हर जगह मिठास फैली होनी चाहिए। मेरे बेटे का विवाह है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सारे गांव को बुलाओ, कोई भूखा न लौटे आज। मालिक चिंता मत कीजिए, इस बार खीर में नमक नहीं, सिर्फ मिठास होगी। और लड्डू इतने बनाए हैं कि अगले महीने तक बच्चे मुझसे मांगते रहेंगे। अर्जुन, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मुझे भरोसा है कि तुम सब कुछ बेहतरीन तरीके से संभाल लोगे। मालिक, आप निश्चिंत रहिए। आज करण बाबू की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है। विक्रम ने खुद उसे इस पूरे आयोजन की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी थी। ये सब कुछ दूर खड़ा करण देख रहा था, अपनी शादी के जोड़े में सजा हुआ, लेकिन चेहरे पर खुशी की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी अपनी शादी में भी वो गरीब आदमी सबसे आगे खड़ा है। हर कोई उसी की तारीफ कर रहा है, जैसे ये हवेली उसकी अपनी हो और मैं यहाँ सिर्फ मेहमान हूँ।
उसका करीबी नौकर मंगल, जो कमरे में उसके कपड़े व्यवस्थित कर रहा था, ये सुनकर सहमते हुए बोला, करण बाबू, आप बस चिंता मत कीजिए। आज का दिन आपका है, आपकी खुशी का दिन है। हाँ, आज का दिन मेरा है, पर लगता है इस घर में हर दिन उसी अर्जुन का है। मंगल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुका लिया। लेकिन उस दिन करण ने अपनी जलन को दबा लिया, क्योंकि विवाह की खुशी और मेहमानों की भीड़ के आगे फिलहाल कुछ और सोचने का समय नहीं था। शाम को बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। ढोल नगारों की गूंज, मेहमानों की भीड़ और चारों ओर उत्सव का माहौल था। सीमा हवेली की नई बहू बनकर आई, सुशील, समझदार, नम्र स्वभाव की और आंखों में एक सहज करुणा लिए हुए। विवाह की रस्मों के बाद जब सीमा पहली बार हवेली के आंगन में बैठी, राधा ही थी जिसने सबसे पहले उसका स्वागत किया, उसे सहज महसूस कराया। घबराओ मत सीमा, ये घर अब तुम्हारा भी उतना ही है। कोई भी परेशानी हो बेझिझक मुझसे कहना। राधा दीदी, आप तो बहुत अच्छे से हवेली का सारा काम संभाल लेती हैं। मुझे भी सिखाइए ना कुछ, मैं अभी सब नई नई सीख रही हूँ। जरूर सीमा, तुम अभी नई आई हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बहन की तरह। विवाह के कुछ महीने बीत गए। जीवन अपनी सामान्य गति से चलता रहा। अर्जुन अपने काम में मन लगाए हुए था। खेतों की देखभाल, अनाज के भंडार का हिसाब, हवेली की मरम्मत, हर काम में उसकी मेहनत झलकती। राधा और सीमा के बीच अब सगी बहनों जैसा रिश्ता बन गया था। कुछ हफ्तों बाद एक ठंडी रात विक्रम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। पूरी हवेली में हलचल मच गई। वैद्य जी को तुरंत बुलाया गया, लेकिन उनके चेहरे के भाव ही सब कुछ बयां कर रहे थे। करण, अर्जुन, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। पास आओ, सब पास आओ। करण, तुम इस हवेली और जमीन के वारिस हो। ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इंसानियत और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती इस दुनिया में। अर्जुन जैसे लोगों की कद्र करना कभी मत भूलना। जो लोग सच्चे मन से तुम्हारा साथ देते हैं, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। उसी रात कुछ घंटों बाद विक्रम इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पूरी हवेली में मातम छा गया। अर्जुन फूट फूट कर रोया, जैसे उसने अपना सगा पिता खो दिया हो। मालिक, आपने मुझे और मेरी राधा को नया जीवन दिया। आपने हमें भूख और मौत के मुंह से बचाया। मैं आपका ये एहसान कैसे भूल सकता हूँ। विक्रम की मृत्यु के 13वें दिन के बाद हवेली की पूरी बागडोर करण के हाथों में आ गई। करण बाबू, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे... तुमने कुछ नहीं किया अर्जुन, बस अब वक्त बदल गया है। पिताजी नहीं रहे और मैं नहीं चाहता कि ये हवेली किसी और के भरोसे चले। तुम अच्छे आदमी हो, पर अब तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। करण बाबू, कम से कम मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए, ताकि मैं कोई और ठिकाना ढूंढ सकूं। कल सुबह तक तुम्हें ये हवेली छोड़नी होगी, बस इतना ही मेरा फैसला है। अर्जुन का दिल टूट गया। जिस हवेली को उसने अपना घर मान लिया था, जिस परिवार की उसने बेटे की तरह सेवा की थी, वहीं से उसे इतनी बेरहमी से निकाला जा रहा था। लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे अब भी विक्रम के प्रति सम्मान था और वो जानता था कि करण अब हवेली का मालिक है। उस रात अर्जुन ने राधा को ये बात बताई। अगली सुबह अर्जुन और राधा ने... अर्जुन, अब हम कहाँ जाएंगे? यह हमारा घर बन चुका था। मैंने तो सीमा को अपनी बहन मान लिया था। चिंता मत करो राधा, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, फिर से करेंगे। भगवान ने एक बार रास्ता दिखाया था, फिर दिखाएगा। मैं जंगल में जाकर लकड़ी काटने का काम फिर से शुरू करूंगा। अगली सुबह अर्जुन और राधा ने भारी मन से हवेली छोड़ी। सीमा और गोपाल दोनों उन्हें विदा करते वक्त रो पड़े। राधा दीदी, मुझे माफ करना, मैं करण जी को रोक नहीं पाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं सीमा, शायद यही हमारी तकदीर में लिखा था।
तुम अपना ख्याल रखना। अर्जुन भाई, जब भी वापस आना चाहो, ये दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, चाहे करण बाबू कुछ भी कहें। अर्जुन ने बस सिर हिलाया, बोलने की स्थिति में नहीं था। दोनों अपना छोटा सा सामान लेकर हवेली के विशाल फाटक से बाहर निकल गए, उसी रास्ते से जिससे कभी उम्मीद लेकर अंदर आए थे। रामगढ़ छोड़ने के बाद अर्जुन और राधा पास के जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। बिल्कुल वैसी ही झोपड़ी जैसी मधुपुर में कभी उनकी हुआ करती थी। अर्जुन रोज सुबह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, के बाजार में बेचता। कठिन हो गया था, लेकिन इस बार अर्जुन के पास अनुभव था और राधा का साथ भी। राधा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम हार नहीं मानेंगे। हमने पहले भी संघर्ष किया है, इस बार भी करेंगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अर्जुन। जहाँ तुम हो वही मेरा घर है। इसी तरह बीत गए। जंगल की कड़ी मेहनत, कम कमाई, फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन अर्जुन ने राधा से एक बड़ा फैसला साझा किया। राधा, मैंने बहुत सोचा है। इस जंगल और आसपास के इलाके में अब हमारे लिए ज्यादा मौके नहीं बचे। लकड़ी बेचकर बस किसी तरह पेट भर पाते हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से दूर किसी नए गांव में जाकर नई शुरुआत करनी चाहिए, जहां कोई हमें जानता ना हो, जहां हम फिर से अपनी मेहनत से कुछ बना सके। अगर तुम्हें लगता है यही सही है तो मैं तुम्हारे साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ अर्जुन। जहाँ तुम वहाँ मैं। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन और राधा ने अपनी छोटी सी झोपड़ी और वो इलाका हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा और एक नई दिशा में, एक अनजान भविष्य की ओर चल पड़े, बिना ये जाने कि आगे उनकी तकदीर में क्या लिखा है। इधर रामगढ़ की हवेली में समय के साथ करण को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हवेली और खेतों का असली काम कितना कठिन है। ये सब इतना मुश्किल क्यों लगने लगा है? पहले तो अर्जुन सब कुछ इतनी आसानी से संभाल लेता था और अब हर चीज उलझी हुई लगती है। एक सुबह हवेली के मुनीम ने करण के सामने बही खाता रखा। चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। करण बाबू, इस बार अनाज के भंडार में जो हिसाब है वो पिछले साल से काफी कम है। लगता है फसल की देखरेख में कुछ चूक हुई है। ये तीसरी बार है इस महीने की कोई गड़बड़ी सामने आई है। आखिर हो क्या रहा है इस हवेली में? मुनीम कुछ कह नहीं पाया, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। करण अकेला रह गया, बही खातों के ढेर के बीच, और उसके मन में बार बार वही एक नाम गूंजने लगा, अर्जुन। अर्जुन होता तो नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात और बिगड़ते गए। एक बार खेत में सिंचाई का समय चूक जाने से आधी फसल सूख गई। एक बार अनाज के भंडार में नमी घुस जाने से कई बोरियां खराब हो गईं। हर गड़बड़ी के साथ करण का सिर और भारी होता गया। सीमा, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रही थी, आखिरकार एक शाम करण के पास आई। करण जी, मैं जानती हूँ आप उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, पर मुझे लगता है आपको एक बार अर्जुन भैया से मिलकर बात करनी चाहिए। हो सकता है वे वापस आ जाए, या कम से कम कुछ सलाह दे सकें कि खेतों और भंडार का हिसाब कैसे ठीक किया जाए। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन सीमा की बात ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। उस रात करण देर तक सो नहीं पाया। बार बार पिता के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। सुबह करण ने एक फैसला किया। उसने अपने विश्वास पात्र सेवक मंगल को बुलाया। मंगल, तुम्हें जंगल की तरफ जाना है। पता करो कि अर्जुन और उसकी पत्नी वहां अभी भी रहते हैं या नहीं। अगर मिले तो कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी करण बाबू, अभी जाता हूँ। मंगल उसी दिन जंगल की ओर रवाना हो गया। रास्ता लंबा था और जब वह उस जगह पहुंचा जहां कभी अर्जुन और राधा की झोपड़ी हुआ करती थी, तो वहां सिर्फ सूखी उजड़ी हुई जमीन बची थी। झोपड़ी के अवशेष भी लगभग मिट चुके थे। टूटी हुई लकड़ियां, राख हो चुका चूल्हा और चारों तरफ जंगली घास उगाई थी। मंगल ने आसपास के कुछ लकड़हारों और गांव वालों से पूछताछ की। बाबा, क्या आप जानते हैं यहाँ जो अर्जुन नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था, वो अब कहाँ गया? अरे हाँ, अर्जुन को तो मैं जानता हूँ। बड़ा मेहनती आदमी था, पर वो तो महीनों पहले ये जगह छोड़कर चला गया।
कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। किसी ने कहा शायद पूरब की तरफ गया, किसी ने कहा पश्चिम की तरफ। कोई ठिकाना नहीं मिला उसका। मंगल निराश होकर वापस लौटा। उसने करण को सारी बात बताई। करण बाबू, अर्जुन भैया और भाभी वो जगह कब की छोड़ चुके हैं। किसी को नहीं पता वे कहां गए। मैंने आसपास के हर गांव में पूछा पर कोई सुराग नहीं मिला। करण के चेहरे पर निराशा और पछतावे के मिले जुले भाव उभर आए। उसने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, दूर क्षितिज को देखते हुए। शायद मैंने बहुत देर कर दी। जिस इंसान को मैंने इतनी बेरहमी से निकाला, आज उसी को ढूंढ नहीं पा रहा। कुछ महीने और बीत गए। करण की सेहत और मनोदशा दोनों पर इसका गहरा असर पड़ने लगा था। करण जी, आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। थोड़ा अपना ख्याल रखिए। हवेली और खेत ये सब बाद में भी संभल जाएंगे। सीमा, तुम नहीं समझोगी। ये सिर्फ हवेली की बात नहीं है। हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूँ, पिताजी के शब्द याद आते हैं। मुझे लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी कीमत अब मुझे हर दिन चुकानी पड़ रही है। इसी बीच करण की एक और बड़ी समस्या ने सिर उठाया, पैसों की कमी। हवेली का प्रबंधन ठीक से न होने के कारण बीते 2 सालों में आमदनी लगातार घटती गई थी। करण बाबू, इस साल की फसल पिछले सालों के मुकाबले आधी भी नहीं हुई। हवेली के खर्चे पूरे करने के लिए भी अब मुश्किल हो रही है। अगर यही हाल रहा तो अगले साल तक हमें कुछ जमीन बेचनी पड़ सकती है। जमीन बेचनी पड़े? पिताजी ने जो कुछ बनाया वो मेरे हाथों बिखर रहा है। करण के लिए यह सुनना असहनीय था। एक समय था जब रामगढ़ की हवेली की गिनती इलाके के सबसे संपन्न घरों में होती थी, और आज हालात यह हो गए थे कि आने वाले महीनों का खर्च चलाना भी मुश्किल लग रहा था। उस रात करण अकेला हवेली की छत पर बैठा था, आसमान के तारों को देखते हुए। सीमा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। करण जी, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, पर याद रखिए, हर मुश्किल का कोई न कोई हल जरूर होता है। बस हमें उसे ढूंढने की हिम्मत रखनी होगी। सीमा, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब मेरे उस फैसले का नतीजा है, अर्जुन को हवेली से निकालने का फैसला। शायद मैंने अपने ही हाथों अपनी किस्मत खराब कर ली। बीती बातों को कोसने से कुछ नहीं होगा करण जी। हो सके तो आगे का रास्ता ढूंढिए। शायद भगवान आपको कोई और मौका दे अपनी गलती सुधारने का। करण ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखता रहा, जहां तारे टिमटिमा रहे थे, मानो कोई नई कहानी लिखने का इंतजार कर रहे हों। इधर रामगढ़ से बहुत दूर एक नए अनजान गांव में अर्जुन और राधा ने अपना नया ठिकाना बनाया था। ये गांव कृष्णापुर था, छोटा पर शांत और उपजाऊ जमीन वाला। यहाँ किसी को उनका अतीत नहीं पता था, न रामगढ़ की हवेली की बात, न करण की ज्यादती की। यहाँ वे बस एक साधारण मेहनतकश जोड़े के रूप में जाने जाते थे। राधा, ये जमीन अच्छी लग रही है। अगर मेहनत की तो शायद यहाँ हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अर्जुन। हमने पहले भी शुरुआत से शुरू किया है, इस बार भी कर लेंगे। कृष्णापुर में अर्जुन और राधा को बसे हुए अब लगभग 1 साल हो चुका था। जिस जमीन को अर्जुन ने पहले दिन बंजर और उपेक्षित हालत में किराए पर लिया था, वो अब हरी भरी फसल से लहलहा रही थी। धान की बालियां हवा में झूम रही थी, सब्जियों की छोटी क्यारियां भी अच्छी उपज दे रही थी। अर्जुन, देखो तो कैसे ये जमीन अब सोना उगल रही है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई आखिरकार। ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं राधा, ये तुम्हारे साथ और भगवान की कृपा का भी नतीजा है। अब लगता है हमने सच में एक नई जिंदगी शुरू कर ली है। गांव वाले हैरान थे कि इतनी कम अवधि में एक अनजान परिवार ने कैसे इतनी उपजाऊ और सुंदर खेती खड़ी कर दी। कृष्णापुर से कुछ दूर पड़ोसी गांव में एक और धनी जमींदार रहता था, बलराज। बलराज की गिनती इलाके के सबसे धूर्त और लालची आदमियों में होती। उसके पास पहले से ही सैकड़ों बीघा जमीन थी, बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, फिर भी उसका लालच कभी नहीं भरता था। ये जमीन तो कमाल की उपजाऊ लग रही है। इतनी अच्छी फसल तो मेरे किसी खेत में भी नहीं होती। ये किसकी जमीन है? मालिक,
ये जमीन एक अर्जुन नाम के आदमी की है। सुना है कहीं बाहर से आकर यहाँ बसा है। बड़ी मेहनत से इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। बाहर से आया है, यानी इस इलाके में उसकी कोई खास पहचान नहीं, कोई ताकतवर रिश्तेदार नहीं। बलराज के मन में तभी से एक बुरा विचार जन्म लेने लगा। सुनो, उस अर्जुन के बारे में पूरी जानकारी निकालो। उसके पास कितनी जमीन है, वो किराए पर है या खरीदी हुई, उसका असली मालिकाना हक किसके नाम है, और सबसे जरूरी, उसका इस इलाके में कोई ताकतवर हिमायती तो नहीं। जी मालिक, अभी पता करता हूँ। कुछ ही दिनों में सेवक ने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। पता चला कि अर्जुन ने वो जमीन गांव के एक बूढ़े जमींदार से किराए पर ली थी, जिसका कोई वारिस नहीं था और जो खुद बहुत बीमार रहता था। ये सुनकर बलराज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। वाह, यानी अगर वो बूढ़ा जमींदार किसी तरह मान जाए, या अगर उस जमीन का कागजी मालिकाना हक किसी तरह मेरे नाम हो जाए, तो वो पूरी उपजाऊ जमीन आसानी से मेरी हो सकती है। उसने सबसे पहले उस बूढ़े जमींदार से मुलाकात की, जिसकी जमीन अर्जुन ने किराए पर ली थी। बाबा, मैंने सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और आपकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। पर वो जमीन तो अर्जुन के पास किराए पर है और वो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी है। उसने उस बंजर जमीन को अपने हाथों से संवारा है। बाबा, मैं उसे कहाँ हटाने को कह रहा हूँ, बस जमीन का मालिकाना हक मेरे नाम हो जाए। वो चाहे तो किराएदार बना रह सकता है, बस अब किराया मुझे मिलेगा, आपको नहीं। आपको तो बस एक अच्छी रकम मिल जाएगी जो आपके इलाज और आराम के काम आएगी। बूढ़ा जमींदार, जो अपनी बीमारी और अकेलेपन से परेशान था, बलराज की मीठी बातों में आ गया। उसे नहीं पता था कि बलराज के मन में कुछ और ही योजना पल रही थी। ठीक है बलराज, अगर तुम अच्छी कीमत दो और अर्जुन को हटाने की बात न करो तो मुझे कोई एतराज नहीं। बहुत अच्छा बाबा, मैं कल ही कागजात तैयार करवा देता हूँ। हवेली लौटते ही बलराज ने अपने मुनीम और एक स्थानीय पटवारी को बुलाया, जो पैसों के लालच में किसी भी कागज में हेर फेर करने को तैयार रहता था। सुनो, जमीन के कागजात इस तरह तैयार करना कि आगे चलकर जरूरत पड़ने पर मैं उस जमीन पर अपना पूरा हक जता सकूं। किराएदारी की कोई शर्त इतनी मजबूत ना हो कि मैं बाद में अर्जुन को हटा ना सकूं। समझ गया मालिक, बस मेरा हिस्सा पहले तय कर दीजिए। चिंता मत करो, तुम्हें पूरा इनाम मिलेगा। बस काम साफ सुथरा होना चाहिए, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। इस तरह बलराज ने बड़ी चालाकी से कागजात तैयार करवा लिए, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा तो था कि अर्जुन उस जमीन का किराएदार रहेगा, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी शर्तें भी जोड़ दी गईं, जिनका फायदा उठाकर भविष्य में बलराज आसानी से अर्जुन को बेदखल कर सकता था। इस पूरी साजिश से बेखबर अर्जुन और राधा अपनी सामान्य जिंदगी में मगन थे। फसल अच्छी हो रही थी, गांव में उनकी इज्जत बढ़ रही थी और धीरे धीरे उन्होंने कुछ बचत भी करनी शुरू कर दी थी। राधा, अगर इसी तरह फसल अच्छी होती रही तो अगले साल तक शायद हम अपनी खुद की छोटी जमीन भी खरीद पाएं। फिर हमें किसी के किराए पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भगवान करे ऐसा ही हो अर्जुन। हमने बहुत मुश्किलें देखी हैं, अब बस थोड़ी शांति और स्थिरता चाहिए। उसी शाम गांव का एक बूढ़ा किसान रामलाल, जो बलराज के इलाके से ही आया था, अर्जुन से मिलने आया। उसके चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। अर्जुन बेटा, एक बात कहनी थी। पड़ोसी गांव में एक बलराज नाम का जमींदार है। सुना है उसने तुम्हारी जमीन के मालिक बूढ़े बाबा से कुछ कागजी लेन देन किया है। मुझे ठीक से पता नहीं क्या मामला है, पर बलराज की नीयत अच्छी नहीं होती, ये पूरा इलाका जानता है। जरा सावधान रहना। राधा, मन पर मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। पहले भी एक बार हमने भरोसा किया था और उसका नतीजा क्या हुआ ये तो तुम्हें याद ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई मुश्किल हमारा इंतजार कर रही है? अर्जुन, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और डट कर खड़े रहे हैं। अगर ये सच में कोई साजिश है तो हमें सतर्क रहना होगा, पर डरना नहीं। कल ही उस बूढ़े बाबा से मिलकर सारी बात साफ कर लेते हैं।
अगले दिन अर्जुन उस बूढ़े जमींदार से मिलने गया जिससे उसने जमीन किराए पर ली थी। बूढ़े जमींदार ने उसे आश्वासन दिया कि किराएदारी की शर्तें पहले जैसी ही हैं, बस मालिकाना हक अब बलराज के नाम है। अर्जुन को ये सुनकर थोड़ी राहत तो मिली, पर मन में कहीं गहरे एक अनजाना खटका बना रहा। शायद ये बस एक सामान्य लेन देन हो, पर फिर भी मुझे सतर्क रहना होगा। इतनी मेहनत से जो कुछ बनाया है उसे यूं ही हाथ से जाने नहीं दूंगा। इधर बलराज अपनी हवेली में बैठा अगला कदम सोच रहा था। सिर्फ जमीन का कागजी हक पाना उसके लिए काफी नहीं था। वो जानता था कि जब तक अर्जुन जैसा मेहनती और सतर्क आदमी वहाँ मौजूद है, पूरी जमीन पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। एक जमीन का कागज पाना काफी नहीं है। मुझे उस अर्जुन को इतना कमजोर करना होगा कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाए, या फिर किसी और तरीके से उसे रास्ते से हटाना होगा। मुझे कुछ भरोसेमंद लोग चाहिए इस काम के लिए। सुनो, कृष्णापुर के उस अर्जुन नाम के किसान पर नजर रखनी है। उसकी हर हरकत, हर मुलाकात, हर छोटी बड़ी बात की जानकारी मुझे चाहिए। धीरे धीरे हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी है और जब वक्त आए तब सही चोट करनी है। उसके आदमियों ने सिर हिलाया और उसी रात से कृष्णापुर की ओर निकल पड़े। रामगढ़ में करण की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इस महीने भी घाटा। आखिर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? करण बाबू, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, शायद आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए। खेती और व्यापार दोनों में जानकार किसी से बात करें। जो हवेली कभी इलाके में सबसे संपन्न मानी जाती थी, वो अब धीरे धीरे अपनी चमक खोती जा रही थी। करण ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। उसी दिन शाम को हवेली में एक अनजान मेहमान का आगमन हुआ। पड़ोसी गांव का धनी जमींदार बलराज, जो व्यापार के किसी बहाने से रामगढ़ आया था। करण बाबू, मैंने सुना है कि आजकल हवेली के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। आपके पिताजी विक्रम जी को मैं बहुत मानता था, बड़े नेक इंसान थे। उन्हीं के सम्मान में सोचा आपसे मिल लूं, शायद कुछ मदद कर सकूं। करण, जो पहले से ही मानसिक और आर्थिक दबाव में था, बलराज की इस अप्रत्याशित सहानुभूति से थोड़ा भावुक हो गया। बलराज जी, सच कहूं तो हालात बहुत खराब है। पिताजी के जाने के बाद से जैसे सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। खेती में नुकसान, हिसाब किताब में गड़बड़ी, कुछ समझ नहीं आ रहा कहां से सुधारूं। करण बाबू, ऐसा अक्सर होता है जब कोई अनुभवहीन हाथों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक आ जाती है। कोई बात नहीं, मैं वर्षों से ये सब संभालता आया हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं। कुछ अपने आदमी भी भेज सकता हूं जो आपकी खेती और हिसाब किताब को व्यवस्थित करने में मदद करें। अगर आप ये कर सकें तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा बलराज जी। एहसान की बात मत कीजिए करण बाबू, हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे के काम आना ही चाहिए। करण को ये प्रस्ताव किसी वरदान जैसा लगा। उसे नहीं पता था कि ये सहानुभूति की आड़ में बलराज की एक बहुत बड़ी चाल का पहला कदम था। अगले कुछ हफ्तों में बलराज ने अपने कुछ आदमी रामगढ़ हवेली भेज दिए, जो ऊपर से करण की मदद करते दिखते, पर असल में हवेली के हर मामले की जानकारी बलराज तक पहुंचाते रहते।